I am Avinash Manikpuri, and this is the chapter of class 9th, chapter 1, the French Revolution, and this is the next part of the French Revolution. In last days, in previous days, we had read about the French society during 18th century, and now today we will discuss about the struggle to survive, a growing middle class, awareness and end to privileges. द स्ट्रगल टू सर्वाइव यानी सर्वाइव करने के लिए लोगों का स्ट्रगल, ठीक है। वो कैसा स्ट्रगल था, क्यों स्ट्रगल किया फ्रांस के लोगों ने सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। लुई 16 के दौरान जब टैक्स बढ़ाए गए, ठीक है, तो वहाँ के लोगों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। हम इस टॉपिक पे उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड अ ग्रोइंग मिडिल क्लास अवेसेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। अब एक नए मिडिल क्लास का उदय होता है यहाँ पर, ठीक है। अब वो मिडिल क्लास कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, मैं ये आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये नए मिडिल क्लास सबसे, हमने 3 स्टेजेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। 3 स्टेज हमने पढ़े थे। सबसे पहला हमने पढ़ा था ग्लेरी स्टेज, नाउ द नोबेलिटी, एंड थर्ड स्टेज जिसमें लेबर, बिजनेसमैन, कोर्ट के ऑफिशियल्स आते हैं, ठीक है। तो वहीं से एक मिडिल क्लास का उदय हुआ, ठीक है। एंड टू प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस का मतलब मैंने आपको बताया था विशेषाधिकार होता है कि विशेषाधिकार एंड कैसे हुआ, ठीक है, उसी के बारे में डिस्कशन है। पहले हम इन 2 पॉइंट्स पर फोकस करते हैं। नाउ द स्ट्रगल टू सर्वाइव, ठीक है। तो सुनेंगे ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। द पॉपुलेशन ऑफ द फ्रेंच रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789, ठीक है। यहां पर 2 सन आपको बताया मैंने। 1715 में जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो अबाउट 23 मिलियन थी, जो कि 1789 में बढ़कर 28 मिलियन हो गई, यानी 5 मिलियन लोग बढ़ चुके थे पॉपुलेशन में। अब जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं वैसे वैसे डिमांड बढ़ती है, ठीक है। एग्रीकल्चर की डिमांड बढ़ने लगी, लोगों को खाने के लिए ज़्यादा चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या हुई वहाँ पर, ठीक है। टैक्स बढ़ने के साथ साथ महंगाई तो बढ़ गई, लेकिन महंगाई बढ़ने के साथ साथ वहाँ के लोगों का वेजेस नहीं बढ़ा, ठीक है। वहाँ के लोगों के वेजेस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। नीचे लिखा है कि दिस लेड टू रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस with the demand, so the price of bread which was the staple diet of the majority rose rapidly, ठीक है। प्राइस ऑफ ब्रेड यानी पाव रोटी था, जो कि फ्रांस के लोगों का एक कहना चाहिए स्टेबल फूड था, यानी एक मुख्य भोजन था। ज़्यादातर लोग जो मेजॉरिटी में पॉपुलेशन थी वो इसी को खाना प्रेफर करती थी और उनके रेट पर भी वृद्धि होने लगी, ठीक है। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉय एज लेबरर्स इन वर्कशॉप whose owner fixed their wages, but wages did not keep pace with the rise in price, so the gap between the poor and the rich widened. Things become worse whenever drought or hail reduce the harvest, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स कहां पर आने लगी, मैंने आपको ये बताया कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ी लेकिन वेजेस पर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। लोग वर्क तो कर रहे थे पर वेजेस नहीं बढ़ रहे थे उनके, ठीक है। और प्रॉब्लम्स वहां पर आई जब ड्रॉट एंड हेल जैसे कंडीशंस आई, यानी सूखा और बाढ़ जैसी स्थिति बनी, तो वहां के हार्वेस्ट को उन्होंने नुकसान कर दिया। दिस लेड टू सबसिस्टेंस क्राइसिस। इसको सबसिस्टेंस क्राइसिस कहा जाता है। सबसिस्टेंस क्राइसिस। व्हाट आर द मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस क्राइसिस? सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब बेटा होता है जीविका संकट, कि जब जीने के लिए संकट आ जाए लोगों के लाइफ में, ठीक है, वो सरवाइव करना मुश्किल हो जाए, तो उसको हम सबसिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं। सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब जीविका संकट। तो यही लिखा है इसमें कि दिस लेड टू अ सबसिस्टेंस क्राइसिस, समथिंग दैट ऑक्योर फ्रीक्वेंटली इन फ्रेंच ड्यूरिंग द ओल्ड रीजन। ओल्ड रीजन यानी पुराने समय में यदि हम देखें तो काफी ज्यादा यहां पर इनको संकट का सामना करना पड़ा था संकट का सामना करना पड़ा था, और इसी को हमने सबसिस्टेंस क्राइसिस कहा है, ठीक है। तो ये द स्ट्रगल टू सर्वाइव हुआ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास अवेसेस एंड टू प्रिविलेजेस, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें इनटू प्रिविलेजेस में। थैंक यू। नाउ हियर द नेक्स्ट टॉपिक, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास अवेसेस एंड टू प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस का मतलब बेटा मैंने आपको बताया था, प्रिविलेजेस का मतलब होता है विशेषाधिकार, ठीक है।
विशेषाधिकार। यदि आपको ध्यान हो तो मैंने आपसे यह बताया था कि विशेषाधिकार किनको मिला था। जो 3 स्टेजेस थे, ठीक है, 3 स्टेजेस में जो पहले के 2 स्टेज थे वहां के लोगों को विशेषाधिकार दिया गया था। तो प्रॉब्लम्स क्रिएट किन के लिए होने लगी? जो तीसरे स्टेज के व्यक्ति थे, ठीक है, तीसरे स्टेज में जो फार्मर्स, ठीक है, लेबरर्स थे, कोर्ट के ऑफिशियल्स थे, इनके लिए प्रॉब्लम्स होने लगी क्योंकि सारा टैक्स ये पे करते थे। प्रिविलेजेस क्या था उनको? प्रिविलेजेस ये था कि वो टैक्स पे नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ यहां पर लिखा है कि इन द पास्ट peasant and workers had participated in revolt against increasing taxes and food security, but they lacked the means and programs to carry out full scale measures that would bring about a change in the social and economic order। ठीक है, तो जो लोअर क्लास के लोग थे, ठीक है, टैक्स बढ़ने पर इनको प्रॉब्लम्स होने लगी, तो गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट कौन करता था? ये लोअर क्लास के लोग करते थे, ठीक है। लेकिन इनके पास उतना सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन इनकी ठीक नहीं थी कि ये अपने रिवोल्ट्स को आगे तक बढ़ा सकें, ठीक है। दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्पेरस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज, ठीक है। लेकिन इस तीसरे स्टेज में कुछ ऐसे लोग थे जो एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, थोड़ा दिमाग था, तो उन्हीं लोगों ने मिलकर एक नए क्लास को विग्नेस किया। वो क्लास कहलाया मिडिल क्लास, ठीक है। तो यहां लिखा है कि द 18th century witnessed the emergence of social group termed the middle class who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textile that were either export or bought by the richer member of the society, ठीक है। अब देखिए जो मिडिल क्लास था वो काम कैसे किया अपना, कि मिडिल क्लास के लोग ओवरसी ट्रेड करने लगे, ठीक है, वुलन और सिल्क के कपड़े बनाने लगे। तो ये वुलन और सिल्क के जो कपड़े थे वो सोसाइटी के बड़े लोग खरीदते थे, ठीक है। तो ये धीरे धीरे करके रिच होने लगे, ठीक है, और इन्होंने अपनी एक नई क्लास बना ली, इनका एक नया क्लास इमरजेंस हुआ, ठीक है। इसी के बारे में है। जब हम नेक्स्ट इसमें आते हैं तो आपको यहां पर लिखा होगा, आप अपनी बुक पर देख सकते हैं, ठीक है, कि ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेजेस बाय बर्थ। ये सारे लोग जो मिडिल क्लास में थे वो पढ़े लिखे थे, ठीक है। पढ़े लिखे होने के साथ साथ इनको ये ज्ञान था, इनको ये मालूम था कि सोसाइटी के अंदर किसी को भी प्रिविलेजेस नहीं मिल सकता बाय बर्थ, ठीक है। ये विशेषाधिकार नहीं हो सकता कुछ भी, कि इनको मालूम था कि हमारे राइट्स क्या क्या होने चाहिए। तो इन्होंने विशेषाधिकार का विरोध किया, ठीक है। नाउ रिचर अ पर्सन social position must depend on his merits. These ideas organize a society based on freedom and equal law and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau. In his Two Territories of Government, Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch, ठीक है। तो इन लोगों को अपने राइट्स मालूम थे, ठीक है। यहीं पर जब हम आगे बढ़ते तो समाज में कुछ फिलोसोफर हुए, जहां पर यहां पर नाम लिखा है जॉन लॉक का एंड जीन जैक्स रोशो का, ठीक है। तो इन हिज टू टेरिटरीज ऑफ गवर्नमेंट, एक ही बुक का नाम था, ठीक है। उन पर इन्होंने राजा की शक्तियों का विरोध किया, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट, कि राजा के पास इतनी शक्ति है, ठीक है। डिवाइन का मतलब दैवीय एंड एब्सोल्यूट राइट्स का मतलब कहना चाहिए बहुत सारा राइट्स उनके पास, बहुत सारा अधिकार है, राजा कुछ भी कर सकता था। तो उन्होंने इसका विरोध किया, ठीक है। आगे चलकर जो हम देखेंगे यहां पर लिखा है कि देखेंगे आप कि अमेरिका की कहानी आई है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अमेरिका की 13 कॉलोनीज को इन्होंने आजाद करवाया था, ठीक है। फ्रेंच की सहायता से वो आजाद हुए थे। और जब अमेरिका आजाद हुआ तो लिखा कि आफ्टर द 13 कॉलोनी डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटीज टू इंडिविजुअल राइट वाज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रेंच, कि फ्रेंच के पॉलिटिकल थिंकर्स को एक एग्जांपल छोड़ दिया अमेरिका ने। जब अमेरिका ने अपनी 13 कॉलोनी को इंडिपेंडेंट कराया ब्रिटिश से, तो उन्होंने वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया इंडिविजुअल राइट्स को, ठीक है। एक विशेषाधिकार मतलब लोगों के लिए अधिकार, जहां पर उन्होंने इक्वलिटी को इंपॉर्टेंस दी, ठीक है। इक्वलिटी को इंपॉर्टेंस देने के साथ साथ उन्होंने फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए एक एग्जांपल छोड़ दिया कि क्यों ना फ्रांस में भी ये हो, मोनार्ची को छोड़। हमने इससे पहले हमने देखा कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वहां पर इंडिविजुअल राइट्स को इंपॉर्टेंस दिया गया, इक्वलिटी को इंपॉर्टेंस दिया गया। नाउ द आउटब्रेक
ऑफ द रिवॉल्यूशन, कि रिवॉल्यूशन आउटब्रेक कैसे हुआ, स्टार्ट कैसे हुआ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लुई 16 की बात की थी, तो यहाँ पर वही है कि लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजन यू लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस। ठीक है, कि यहाँ पर टैक्स की बात थी कि वो लुई 16 ऐसा कैसे कर सकते थे, टैक्स कैसे लगा सकते थे। ठीक है, इन फ्रेंच द ओल्ड रेजिम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्स अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। ठीक है, लुई 16 से पहले की यदि बात करें तो मोनार्सी तो था। ठीक है, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मोनाक्रेसी था, वहाँ पर मोनाक्रेसी का मतलब राजतंत्र था, बट वहाँ के राजा को ये राइट्स नहीं था कि वो इंडिविजुअल डिसीजन लेकर वहाँ के लोगों के ऊपर टैक्स इम्पोज कर दे, लेकिन लुई 16 ने ये कर दिया था। ठीक है, वहाँ पर लिखा है कि रादर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्स। द स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट sent their representatives. However, the monarch alone could deceive when to call a meeting of this body. The last time it was done in 1614. ठीक है, तो वहां के जो राजा थे उनको मीटिंग बुलाने का राइट्स था कि वो जनरल असेंबली की मीटिंग बुलाए। ठीक है, और वहां पर तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हों, उनके सामने एक प्रपोजल लाया जाए टैक्स को इम्पोज करने का, उसके बाद टैक्स को इम्पोज किया जाए। और यहां पर लिखा है कि लास्ट मीटिंग जो थी वो हुई थी 1614 में। ठीक है, अब सोच सकते हैं कितना पहले की बात है, और हमारा रिवॉल्यूशन हुआ था, मतलब फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो 1789 में हुआ था। तो यहां से लेकर यहां तक कोई जनरल असेंबली की मीटिंग ही नहीं हुई वहां पर। ठीक है, नाउ ऑन 5 May 1789 लुई 16 कॉल्ड टुगेदर असेंबली ऑफ स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। आ रिस्प्लेंडेंट हॉल in Versailles was prepared to host the delegates. The first and second state sent 300 representatives each, who were seated in row facing each other on two sides, while the 600 member of the third state had to stand at the back. ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम्स जब बढ़ने लगी तब लुई 16 ने जनरल असेंबली की मीटिंग बुलाई। तो पहले और दूसरे स्टेट से लगभग 300 मेंबर्स आए, एंड तीसरा स्टेट जो था उस स्टेट से लगभग 600 मेंबर आए। ठीक है, उनकी सिटिंग हुई। नाउ फिर वहां पर जो तीसरे स्टेट के लोग थे वहां उन्होंने बोला कि द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर। peasant, artisans and women were denied entry to the assembly. ठीक है, जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे, थर्ड स्टेट में जो पढ़े लिखे लोग थे, थोड़े रईस लोग थे, ठीक है, उनको ही वहां पर आने की अनुमति थी। यहां लिखा कि peasant, artisans and women were denied entry to the assembly, कि जो किसान थे, औरतें थी, ठीक है, और जो आर्टिसंस थे उनको असेंबली पर नहीं आने दिया जाता था। हाउएवर देयर ग्रीवेंस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर विच द रिप्रेजेंटेटिव हैड बॉट विद देम। लेकिन इन्होंने अपने साथ 40,000 लोगों की शिकायतें, लोगों की रिक्वेस्ट, ठीक है, वो लेकर आए थे लेटर्स में। नाउ वोटिंग in the state general in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. This time to Louis XVI was determined to continue the same practice, but member of the third state demanded the voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. ठीक है, तो वहां पर हर स्टेट से एक वोट लिया जाता था, लेकिन अब जनरल असेंबली में जनरल असेंबली में ये बोल दिया थर्ड स्टेट के लोगों ने कि सबको वोटिंग का राइट्स होना चाहिए और जो भी प्रपोजल पास हो वो एक मेजॉरिटी से पास हो। लेकिन ये उनको अच्छा नहीं लगा राजा को, ठीक है, और उन्होंने इसके लिए मना कर दिया और टैक्स इंपोज कर दिया। और तो यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो तीसरे स्टेट के लोगों ने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। ठीक है, इन्होंने अपनी एक अलग जनरल असेंबली बना ली। ठीक है, असेंबली बना ली और उन्होंने ये घोषणा कर दिया कि जब तक राजा हमारी बातों को नहीं मानेगा, विशेषाधिकार खत्म नहीं करेगा, हम अपनी असेंबली भंग नहीं करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी धीरे धीरे करके, और यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की एक लिस्ट दे रहा हूं, उसको आपको लिखना होगा। ठीक है, आगे मैं नेक्स्ट बताता हूं फिर।